बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का सबक है एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है वो पढ़ने लगे हैं। ये सिन्फ के एतबार से सफ़रनामा है। सफ़रनामा आपको पता है कि किसी भी मुल्क में जाना और वहाँ के अहवाल लिखना, आल अहवाल जो कुछ आँखों से देखा है, इतना दिलचस्प अंदाज से लिखना कि जो क़ारीन हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो ये अंदाज़ा लगा लें कि जैसे वो खुद सैर कर रहे हैं वहाँ की। ठीक है, और वो खुद को अपनी वादियों में, मुल्कों में, शहरों में घूमते हुए वो अपने आप को महसूस करते हैं। तो इब्न इंशा बहुत मोतबर नाम है, शायरी भी आपने सुनी होगी। शेर मोहम्मद कैसर, शेर मोहम्मद ख़ान इनका नाम है। ठीक है, और इब्न इंशा इनका कलमी नाम है जो तखल्लुस भी है। ठीक है, शायरी में भी जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो इब्न इंशा ने सफ़रनामे भी लिखे, शायरी भी की, तो उनकी बड़ी खूबियां हैं। ठीक है, वो मज़ाह निगार भी थे, सफ़रनामा निगार भी थे और शायर भी थे। ठीक है, तो वो फ्लोर एक जालिंधर रियासत है, तो उसकी एक तहसील है फ्लोर हिंदुस्तान में। वहाँ पर ये पैदा हुए और फिर बाद में ये पार्टीशन के बाद, तकसीम के बाद जो है ये कराची आ गए। यहाँ आकर जो है ना मौलवी अब्दुल हक के साथ ये मुंसलिक हुए, तो इनकी सलाहियतों को जो है ना जिला वहीं से मिली, इनकी सलाहियतों की पहचान वहीं पर हुई और ये निखर कर वहीं से सामने आए। ये मुख्तलिफ हैसियतों से मुलाजमतें भी करते रहे, रेडियो में भी इन्होंने मुलाजमत की। ठीक है, और कई सालों से ये एडिटर भी रहे। ठीक है, और मुख्तलिफ रिसालों के एडिटर रहे, नेशनल कौंसल के ये सरबराह रहे। असल में हुकूमती तौर पर ना नेशनल कौंसल के सरबराह रहे, जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों में जाने का इनको मौका मिला। तो वहाँ पर फिर इन्होंने जो है वो सफ़रनामे लिखे, कई दिलकश सफ़रनामे लिखे। चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, इब्न बतूता के ताक़ुब में दुनिया गोल है, ये इनके जो है सफ़रनामे हैं। और आखिरी मज़ाया किताब, आखिरी किताब जो है ना ये इनकी मज़ाया तसनीफ़ भी है। उस बस्ती के कूचे में दिले वहशी चांद नगर, इनके शेरी मजमूए हैं। ठीक है, इस सफ़रनामे मालूमात और मज़ाह के एतबार से इनके सफ़रनामे बड़े ही पुरलुत्फ़ होते हैं। तो आज हम जो सफ़रनामा देखने लगे हैं, एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है। ठीक है, तो ये सफ़रनामा जो मतलब नाम से ही बहुत मज़ाया मालूम होता है, दुनिया गोल है से ये लिया गया है। तो हमने सफ़रनामे बहुत से लिखे हैं, चीन व माचीन के, चीन के और उससे परे के, माचीन उससे परे के सफ़रनामे, ईरान व तुरान के। ठीक है, ये ईरान और वस्ती एशिया के दूर के इलाकों के और उन जगहों के सफ़रनामे जहाँ हम नहीं गए, हमने वहाँ के भी लिख दिए। इन्होंने मज़ाह पैदा करने की कोशिश की है और उन वारदातों का जो काम होते रहे, जो बातें होती रहीं, उनके चश्मदीद अहवाल हमने बयान किए जो हमने देखी भी नहीं है, यानी अपनी तरफ से लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, इंसानों को अल्लाह ताला ने टांगें बेशक दी हैं, लेकिन दिमाग भी तो दिया है, जिसकी अहमियत टांगों के बराबर ना हो, बहरहाल है तो सही। अच्छा, आज का सफ़रनामा है तो सफ़रनामा, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि कहाँ का है तो हम बता भी ना सकें। आज सुबह हम काबुल के लिए चले थे, लेकिन रात हो गई है। ये दारुल हुकूमत है अफ़गानिस्तान का। ठीक है, पिशावर के साथ ये दरा खैबर है और उससे आगे ये फिर अफ़गानिस्तान है। लेकिन रात हो गई और काबुल पहुंचे नहीं। पहले रावलपिंडी में लेट हुए, फिर पिशावर से चलने में तावीक हुई, देर हो गई। अच्छा, आखिर चले, पायलट ने बताया कि आपके नीचे इस वक्त दर्रा खैबर है। फिर कहा ये दाहिनी तरफ को जलालाबाद का कस्बा है। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जलालाबाद का कस्बा है और टेढ़ी मेढ़ी जुए कम आब, एक नदी की तरह ऐसे बल खाता हुआ एक दरिया भी है जो दरिया काबुल कहलाता है। अब आप हुकूमत अफ़गानिस्तान के वो फार्म भर दीजिए जिसमें वतनीयत, कौमियत वगैरह लिखनी होती है। और अब साहबान, पायलट ने खनकार कर कहा अब थोड़ी देर में हम पिशावर के हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं, क्योंकि काबुल जो है वो घनघोर बादलों में, बेपनाह बादल जो है आसमान के ऊपर छाए हुए, काले सियाह बादल है, वहाँ हम उतर नहीं सकते। उम्मीद है आपका सफ़र खुशगवार गुजरा होगा। दरअसल आसार शुरू से ही ठीक नहीं थे, यही थे कि जब मतलब कि एक थोड़ा सा अगर मसला आए, प्रॉब्लम आए,
थोड़ा सा, तो फिर सारा सफ़र ही ऐसे गुजरता है। तो यहीं से ही शुरू हो गया, ठीक है। जब से काबुल जाने का सुना, लोग हमें बराबर डरा रहे थे कि सर्दी है, जाना नहीं, मर जाओगे। मौलाना हामिद अली ने कहा, ये भी इनके शायर अदीब दोस्त थे, मैं काबुल में दो दो ओवरकोट पहनकर ये महसूस करता था कि तंज़ेब का अंगरखा पहना हुआ है, कोई बारीक कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, जो पोशाक के नीचे पहनते हैं। हमीद अख्तर ने, ये भी एक इनके शायर दोस्त थे, उन्होंने भी नसीहत की कि जाते ही वहाँ से दुगला नुमा रोई का भरा हुआ अफगानी कोट खरीद लेना, वरना मैं नतायज का जिम्मेदार नहीं होऊंगा, चाहे तुम्हारे साथ जो भी हुआ। अब उन लोगों का हम जिक्र नहीं करते जो हमसे जल कर ताने तीछने पर उतर आए थे, जो ताने ताने देना, यानी जली कटी बातें करना। एक ने तो यहाँ तक कहा कि क्या काबुल में गधे नहीं होते जो तुम वहां जा रहे हो। ठीक है। खैर फिक्र हर कसब कदर हिम्मत उस्त, हर शख्स का ख्याल उसके ज़र्फ और हौसले के मुताबिक ही होता है। एक जोना मार्केट हम शर्मा शर्मी में नहीं गए, वो वहाँ पे लंडा बाजार है, मशहूर है कराची का, ठीक है। तो वरना कौन सी जगह है जहाँ से हमने अपने लिए कपड़े जमा नहीं किए। हमें दरअसल ओवरकोट वगैरह लंबे कोट चाहिए होते ना, पूरे फुल, ताकि सर्दी से बचा जा सके, दरकार चाहिए थे। और कोई ऊनी जेर जामा भी मिल जाता, पोशाक लिबास के नीचे पहनने वाला कोई गरम गरम मिल जाता ना, ताकि गर्मी मुकम्मल होती। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। लेकिन हमारी शोहरत ऐसी ख़राब हुई कि लोगों ने कियास किया, अंदाज़ा लगाया लोगों ने कि हम शायद फ़लस्तीन के मुहाजिरों या अफ़गानिस्तान के पाबंदों के लिए कपड़े जमा कर रहे हैं। जब से हमने कपड़ों की तलाश शुरू की, लोगों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि इनको फ़लस्तीन के गरीबों के लिए, फ़लस्तीन के मुहाजिर जो लोग हैं उनके लिए चाहिए, या फिर वो पाबंदे वो होते थे जो पेशावर से पाकिस्तान में आते थे, शदीद सर्दी पड़ती है अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ आते थे और आके छोटी मोटी मजदूरी करते थे, ठीक है। तो नतीजतन सब ने अपने फटे हुए घिसे हुए कपड़े हमारे सर मुंडने की, हमें देने की कोशिश की कि हमारी जान छूटे इन कपड़ों से। वो जानते थे कि अगर वापस देगा तो ठीक है, ड्राई क्लीन करा के देगा, वो मशीन के अंदर डलवा के जो पैसे दे के साफ़ करवाने पड़ते हैं, ना देगा तो हमारी जान इन कपड़ों से छूटेगी। दोनों सूरतों में नुकसान इसी शख्स का होगा। ओवरकोट हमारे पास दो हो गए, एक आगा जाफरी का अतिया, इतना खूबसूरत और दीदा जेब खूबसूरत नजर आने वाला, आंखों को अच्छा लगने वाला कि पहनने को जी भी ना चाहे, ठीक है, इतना मतलब गंदा था, यानी ये जरा तंज कर रहे हैं। दूसरा हबीबुल्लाह शाह का, जो शायद उन्होंने कुतुब शुमाली की मुहिम के लिए बनवाया था, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने उसे पहना तो बोझ के मारे जमीन पर बैठ गए, दो आदमियों ने हमारी बाहों में हाथ देकर हमें दोबारा खड़ा किया, और फिर उसे पहनकर हम बिल्कुल बर्फानी रीछ मालूम हो रहे थे। बस फर्क रंग का है, क्योंकि बर्फानी रीछ गालबन सफ़ेद होता है, हम जरा काले थे। कुल्ला दस्तार हम सर पर नहीं रखते, ठीक है, दस्तार पगड़ी। लेकिन इस खास मौके के लिए एक फेल्ट खरीदी, एक जो है ना, यानी चारों तरफ से घूमने वाली हैट जो होती है, टोपी होती है, जो अमूमन क्रिकेटर भी पहनते हैं, यूनुस खान पहनता था, अब्दुल रज़ाक। अच्छा, उसका उल्टा सीधा मालूम किया, लोमड़ी की खाल के दस्ताने लिए, गले में कांगड़ी डालने का जो है ना ख्याल भी आया है। वो कश्मीर की ख़ास चीज़ है, गले में वो सरकंडों से बनी हुई डालते हैं, चीज़ें भी रखते हैं उसमें, हमारे कराची में नहीं मिलती। इस सारे साजो सामान से लेस होकर, मुसल्ला होकर, दमे तहरीर हम पेशावर में पड़े हैं, ठीक है। अब अभी तक क्योंकि आगे का सफ़र नहीं हुआ, वो बादलों की वजह से। ये डीन होटल का कमरा नंबर 47 है, 47 है। आतिशदान में आग दहक रही है, जल रही है। जिस तरह हमारे गांव के फतहदीन दर्जी ने कराची में एफ डीन एंड सन्स टेलर्स एंड आउटफिटर्स के नाम से अपनी दुकान लगाई और चमकाई है, इससे हम समझते थे कि डीन होटल में भी किसी अहमदीन या नूरदीन का होगा। लेकिन होटल का नाक नक्शा, चेहरा मोहरा उसका बता रहा था कि वाकई किसी अंग्रेज़ बहादुर की मलकियत है। लान उसका जो है, वो सेहन, वो कुशादा, इहाता उसका जो एरिया था वो खुला, कमरे कुशादा, खुले खुले, हर चीज़ कुशादा, हर चीज़ खुली खुली, वसी वसी थी। लेकिन सिवाय मालकों के दिल के, लग रहा था कि वो कंजूस हैं या इस तरह के, उनके दिल कुशादा खुले नहीं थे। क्योंकि हमारे कमरे में बजाय गालीचों के, ठीक है, ये छोटे कालीन होते हैं गालीचे, उनकी कतरनें पड़ी हुई थी, छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने रखे हुए थे। ठंडे कमरे के फर्श पर उन पर पाँव रखते हुए यूं गुजरना पड़ता था जैसे कीचड़ में पड़ी हुई ईंटों पर बचते बचाते कदम रखते हुए चलते हैं। लाउंज जो इंतजार गाह होती है, उसके कालीन भी घिसे फटे और पुराने और अजमत रफ्ता पुराने ज़माने की याद दिला रहे थे। जदीद होटलों की सी ना उसमें शान और ना आसाइश। अपनी उम्र तबई में से ये कुछ हंसकर गुजार चुका था और कुछ रोकर गुजार चुका था, ठीक है।
शम्मा की उम्र है 4 दिन, 2 हंसकर गुजार दे या रोकर गुजार दे। अच्छा, सैयद मोहम्मद जाफरी ने जो मिसरा पुराने कोट की मदह तारीफ में लिखा था, हमें उस होटल को देखकर याद आया, किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। बावजूद फ़ोन करने के कोई दोस्त पेशावर में ना मिल सका, लेकिन पेशावर वालों की आला हौसलगी से हम कमाओ का मुकम्मल तौर पर जो है ना मुतासिर हो चुके हैं। हमें PIA के दफ्तर जाना था, किसी ने बताया कि इंटरनेशनल होटल है। हमने अपनी होटल के काउंटर पर जाकर पूछा कि कितनी दूर है ये जगह, तो काउंटर क्लर्क ने बताया कि जनाब बिल्कुल हमारे पिछवाड़े ही है, हमारे पीछे ही तो है, बस कोई 1 फरलांग है। फरलांग तो थोड़ा सा फासला होता है ना। अच्छा ठीक है, ये चंद कदमों का। अच्छा, आप होटल के दरवाजे से निकलकर बड़ी सड़क पर आइए और बाएं हाथ को चलिए, बस सामने ही तो है। जब हम उसकी हिदायत के मुताबिक कोई पौन मील की मुसाफत सफ़र तय कर चुके तो एक साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि PIA का दफ्तर, अजी वो तो ये रहा, आपको इसी रास्ते पर एक सिनेमा मिलेगा, उसके बाद बस PIA का दफ्तर है। और वाकई वाकई मतलब कि वो कहते थे ये करीब ही तो है, करीब ही तो है, लेकिन था कितना दूर। उस जगह से कोई आध मील आगे हमें, यानी 1.25 मील 1.5 मील सफ़र तय करने के बाद हमें दफ्तर मिल गया। ये वाकई डीन होटल के पिछवाड़े में है, पीछे ही है, लेकिन ऐसे है जैसे कराची के पिछवाड़े में काठियावाड़ है, हिंदुस्तान की एक रियासत है, ठीक है, उधर है। और लाहौर के पिछवाड़े में तिब्बत पड़ता है। तिब्बत जो है ये चाइना का जो है ना एक खुद मुख्तियार सूबा है। अच्छा, इंसान आली हौसला हो तो उसे मील और फरसंग जो है, फरसंग ये होते हैं 1800 फुट के फासले पर फरलांगे और गाजी मालूम होते हैं। हमारा अब ये थोड़ा सा तंज किया है कि भाई मतलब कि वहाँ पे लोग सही नहीं गाइड करते, जिस तरह हमारे बड़े शहरों में नहीं करते। हमारा पेशावर की मज़ीद सैर करने का भी इरादा था, लेकिन इसी एक मिसाइल से हम जो है ना खाइफ हो गए, थोड़े मतलब गुस्सा आ गया कि क्यों हम नाराज़ हो गए कि हम उन बुज़ुर्ग से पूछते कि वो दर्रा खैबर कितनी दूर है, तो वो यकीनन यही फरमाते कि बस 2 मिनट का रास्ता है, सीधे इस सड़क पर चलिए, आगे चौक पर दाहिने हाथ को दर्रा खैबर ही तो है। पिशावर के हवाई अड्डे पर हमने अपने हमसफरों में से एक उधेड़ उम्र के बुजुर्ग को देखा कि लंबी सुर्ख दाढ़ी है उसकी। अच्छा, सर पर भी कंघी से बेनियाज बालों का झाड़ खड़ा है, दरमियान से गंजे हैं, इधर उधर से जो है ना उनके बाल खड़े हुए हैं, थोड़ा लंगड़ाते भी थे और छड़ी लेकर चलते थे, फूलदार वास्केट भी पहने हुए थे। यानी उनकी वज़ाकता, उनका जो मतलब कि वज़ाकता जो उनका ये होता है जैसे मतलब लिबास था, ठीक है, ये पहनने का एक स्टाइल था, सज धज शान शौकत सब अलग थी। हम PIA के काउंटर पर अपना टिकट दिखा रहे थे कि वो मुस्कुराते हुए हमारे पास है, फरमाया तुम्हारे पास ये ऐसे यानी सेकेंड डे नेओन एयर सर्विस का टिकट कहाँ से आ गया। हमने बताया कि हम यूनेस्को जो है ना, ये यूनेस्को एक इदारा है, ठीक है, जिसकी तरफ से हमने ये सफ़र अख्तियार किया, उसने पेरिस से इसका इंतज़ाम किया था। बोले मुझे यूँ जुस्तजू हुई, मैं डेनमार्क में हूँ और SAS मेरे वतन की कंपनी है, ठीक है। और इस पर बात चलने के लिए हमने उन्हें बताया कि आपके वतन की ज़ियारत भी हम कर चुके हैं, कोपनहेगन के अलावा ये डेनमार्क का जो है ना ये दारुल हुकूमत है, और अल्सीनूर भी गए जहाँ हैमलेट का किला है, ठीक है, ये शेक्सपियर ने इसके ऊपर नावल भी लिखा हुआ है, और जहाँ से समंदर पार स्वीडन नज़र आता है। बोले मुझे अफसोस है कि मैंने सारी उम्र डेनमार्क में गुजार कर अल्सीनूर आज तक नहीं देखा। हमने ये कहकर उनकी ढारस उम्मीद बंधाई, हौसला बंधाया कि हमने भी कराची में आधी उम्र गुजारी है, लेकिन मंगू पीर नहीं गए। ये वो एक इलाका है कराची के साथ का, जहाँ पर मतलब मगरमच्छ होते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहते, कोई भी मतलब कि जाए कुछ नहीं कहते। ये एक हैरान कौन बात है। ज़्यादा तफसील में हम गए नहीं ताकि हमारा मंगू पीर उनके अल्सीनूर के मुकाबले में कच्चा ना पड़ जाए, ताकि हमें शर्मिंदगी ना हो। ये डॉक्टर गोलबर्ग थे। डॉक्टर गोलबर्ग दवा दारू वाले यानी मेडिसन के डॉक्टर हैं, लेकिन नुस्खों के अलावा किताबें भी लिखते हैं, और यही हमारी उनसे दोस्ती की वजह हुई। उन्होंने बताया कि उनकी किताब स्कीमो डॉक्टर बरतानिया और अमेरिका के अलावा कई मुल्कों में छप चुकी है। हमने भी रीडर डाइजेस्ट में उनका ये एक इंग्लिस्तान का एक अखबार है, ठीक है, तो मतलब कि वहाँ से ये डाइजेस्ट जिस तरह नहीं होते ये रिसाले हमारे यहाँ भी होते हैं, ठीक इस तरह एक छपने वाला है, बरतानिया से छपता है। उनका जिक्र या खुलासा पढ़ा था और कुछ याद था। ये सुनकर और भी खुश हुआ और अपनी बीवी से कहा, देखो ये शख्स कितना पढ़ा लिखा है, इसने रीडग डाइजेस्ट में मेरी किताब का जिक्र पढ़ा है। अब फ्रांसीसियों की तरह रे का तलफ़ुज़ वो हमेशा गै नहीं करते थे। रीडर डाइजेस्ट, रीडर का मतलब वैसे पढ़ने वाला होता है ना, तो रीडग कह रहा था उसको। ये मारूजियाँ अमूमन इसी तरह की आ जाती हैं। डॉक्टर गोल्डबर्ग मुहिमजू आदमी थे जो मुश्किल सफ़र पर जाने से नहीं घबराते थे। बरसों वो ग्रीनलैंड जाकर एस्किमो के साथ रहे, उनकी ज़बान और मुआशरत अख्तियार की, उन्हीं का सब नमक खाना खाते रहे, यही मछली, रीछ का गोश्त वगैरह बर्फ़ के झोंपड़ों में क़याम किया, फिर ये किताब लिखी। अब मियाँ बीबी एशिया और मशरक़ बईद, ठीक है, ये एशिया मशरक़ बईद के जापान, चीन, दूर के इनके दौरे पर निकले थे। कीनिया, हिंदुस्तान, थाईलैंड और नेपाल से होते हुए पाकिस्तान आए थे।
अब काबुल और तेहरान होकर वतन वापसी का प्रोग्राम बनाया। हिंदुस्तान से ये लोग आकर एक शब ठहर कर भागे, क्योंकि ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जिनपथ होटल में ठहरे थे। उस रोज़ साधुओं और गैर साधुओं की तरफ से गौकशी के मामले पर खौफनाक मुजाहरा हुआ था, जिसमें जानो माल का बेहद नुकसान हुआ। साधु वो होते हैं ना कि ये गाय हमारी माता है, वो कहते हैं गाय हमारी माता है। जिस तरह एक उस्ताद होता है ना, वो कहता है कि बच्चों को कहते हैं हाँ सबक याद किया है, तो वो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो वो कहते हैं बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है, अच्छा ये जो थे ना इब्न इंशा, ये इनकी तहरीर बड़ी मज़ाया है, आप देख रहे हैं साथ साथ। वो इनके मुतालिक जो है वो कहा था इन्होंने मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कि बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, लेकिन इब्न इंशा का कांटा सोते में मुस्कुराता है। ठीक है, देखो यानी इनकी किस तरह तारीफ की कि यानी इनके जब सबक पढ़ लेता है बंदा तो सोते हुए भी बंदा मुस्कुरा रहा होता है। तो इनकी शायरी भी इनकी शायरी भी बड़ी खूबसूरत है कि हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, जब शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। तो इसी तरह मतलब शायर भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, उस साधुओं और गैर साधुओं की तरफ से गौकशी के मामले पर खौफनाक मुजाहरा हुआ था, जिसमें जानो माल का बेहद नुकसान हुआ। मुजाहिरीन ने मगरबी टूरिस्टों को, जो सियाह थे, सफ़र करने वाले थे, जहाँ जहाँ वो नज़र आए घेर लिया और कहा कि ये लोग भी मुसलमानों से कम नहीं हैं, ये भी गाय का गोश्त खाते हैं। बड़ी मुश्किल से खशमगी मजमे में से गुस्से में, जो मतलब कि वो इतने गुस्से में थे ना, बिफरा हुआ मजमा जो था, लोग थे इकट्ठे हुए, तो उनके नरगे से, उनके जो है चंगुल से निकल कर होटल वापस पहुँचे और उसी दिन नेपाल रवाना हो गए। ठीक है, ये भी मतलब कि इंडिया के साथ है, नेपाल है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानियों ख़ुसूसन पेशावर वालों के ये बहुत मोतरफ़ थे कि बड़े तपाक और खलूस से मिलते हैं। PIA की ख़ास तौर पर तारीफ़ करते हैं कि इसके आदमी बहुत खलीक अखलाक वाले और मुतवाज़े तवाज़ो करने वाले, खिलाने पिलाने वाले हैं। हाँ, अपने पेशावर वाले होटल के नाम से वो बेमज़ा होते थे, कहते थे कि नज़र बट्टू है। ठीक है, वो नहीं मतलब कि नज़र का टिक्का लगा देते हैं ना, ताकि मतलब कि कोई बुरी चीज़, जिस तरह कोई गाड़ी वाला जा रहा है ना, नीचे जूती लटका देगा कि बुरी चीज़ के ऊपर नज़र पड़े। तो इस तरह कोई खूबसूरत बच्चा है तो काला टीका लगा देगा कि उसके ऊपर नज़र पड़े। तो इस तरह मतलब कि ये होता है नज़र उतारने के लिए, ताकि पाकिस्तान को नज़र ना लग जाए। देखो काबुल होटल में ये $4 रोज़ाना का कितना अच्छा कमरा है, उसे गर्म रखने का मरकज़ी निज़ाम भी है, कालीन, फर्नीचर, सर्विस सभी कुछ माकूल है। पेशावर में मैं 3 रोज़ रहा और इस बाबा आदम के, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के कमरे के $13 रोज़ाना देता रहा। यही नहीं, उनके लोगों ने ₹5 रोज़ाना उसी लकड़ी के भी मुझसे वसूल किए, जो कमरा गर्म रखने या उसमें धुआं फैलाने के लिए रोज़ाना जलानी पड़ती थी। जाते हुए जिन लोगों ने हमसे पूछा कि क्या काबुल में गधे नहीं होते, तो उनकी इतला के लिए गुजारिश है कि होते हैं और बहुत होते हैं। यहाँ हमारा मतलब 4 टांगों वाली बिला सींग की मखलूक है। 2 टांगों वाले भी यकीनन होंगे, हमने ज़्यादा जुस्तजू नहीं की। ये गधे वो थे जो ज़रनीगार पार्क के सामने कतार दर कतार खड़े होते हैं। ज़रनीगार वैसे सुनहरे को कहते हैं, ये इसका मायने है ज़रनीगार का, ये पार्क का नाम था। अच्छा, उनके पास पालान संगतरों से भरे हुए थे। पालान वो होते हैं जिस तरह कोई गधा है, खच्चर है, उसके ऊपर जो रख देते हैं ना, यानी कपड़े का वो होता है, उसमें फिर चीज़ें रखी जाती हैं। यहाँ संतरे तोल कर बिकते हैं। हमारे यहाँ भी तोल के बेचते हैं, लेकिन बड़े शहरों में दर्जनों के हिसाब से बिकते हैं। डॉक्टर गुलबर्ग की बीवी संतरों पर मचल गई, उनका दिल आ गया और बोली इनका भाव पूछो, कीमत पूछो। हमने पूछा आगा चंदास्त, ये कितने के हैं आगा? ईरान की तरफ यहाँ भी मालूम हुआ कि फ़ारसी बोलना आसान है, समझना मुश्किल है। आगा ने जो जवाब दिया वो हमारे पल्ले ना पड़ा। हालांकि हमने चेह चेह पूछा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो करके 1-2 बार वजाहत भी चाहिए। इन गैर मुल्कियों को ये बताना गैर ज़रूरी था कि गधे वाला इन अल्फाज में अदाए मतलब से कासिर है, बता नहीं सकता जो हमारी समझ में आ सके। लिहाजा हमने कहा छोड़िए, बहुत महंगा देता है। लेकिन वो खातून थोड़ी दूर एक और गधे के पास में चल गई, उनका दिल कर गया कि यहाँ से ले लो, ये सस्ता देगा। हमने एक बाट की तरफ इशारा करके संतरों वाले से कहा, जो माल्टे ऑरेंज बेचने वाले होते हैं, कहा कि आगा बस ई कदर दे दो। उसने तोला तो 4 संतरे पड़े। कीमत हमने पूछी कि अफ़ाम व तफ़हीम की दिक्कत ना हो, ताकि समझने समझाने में। आखिर बाहम ज़बान समझने न समझने का मामला हमारा और हमारे अफ़गान भाइयों का है, डेनमार्क वालों को इसकी तरफ से क्या मतलब। हमने 10 अफ़गानी का नोट दिया, उसने 4 अफ़गानी काट कर बाकी रेज़गारी हमें दे दी, तो उसने खुले पैसे हमें वापस दे दिए। डॉक्टर गोलबर्ग और उसकी बीबी ने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस दियार गैर में जहाँ जहाँ हमारी ज़बान और अंग्रेज़ी समझने वाला कोई नहीं है, तो हमारे साथ ना होते हुए, तो तुम अगर हमारे साथ ना होते तो हमारा क्या करते।
हमने मौजू अल्फाज में कसर नफसी से आजिज़ी से कहा, काम लेने के बाद कहा कि खैर इंसान इंसान के काम आता है, बनी आदम आज़ाए यक दिगरांद, सब इंसान एक दूसरे के आज़ा हैं वगैरह। जिस काम के लिए हम काबुल गए थे उसका ताल्लुक़ किताबों से था। हमने अपने अफ़गानी दोस्त से कहा कि हमें एक पब्लिशर से, किताबें छापने वाले से मिलवा दीजिए। बोले यहाँ कोई पब्लिशर है ही नहीं, छोटा मोटा तो होगा ना, छोटा है ना मोटा है। फिर कुतुब फरोश किताबें कहाँ से लेते हैं? कुतुब फरोश कौन से कुतुब फरोश? हमने कहा बाज़ार में किताबें बेचने वालों से मतलब है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर भी बुक स्टॉल होते होंगे, काबुल, कंधार वगैरह में। ये कंधार भी शहर है इसका अफ़गानिस्तान का, जहाँ से मुसाफिर सफ़र में दिल बहलाने के लिए नावल, रिसाले, जंतरियाँ वगैरह ख़रीदते हैं। हमारे दोस्त ने किस कर जलाट गुस्से से कहा, मियाँ होश की दवा करो, कौन से रेलवे स्टेशन, कैसी रेलवे? अब आपको पता चला, थोड़ा सा मालूमात में इजाफा हुआ आपका कि अफ़गानिस्तान में बिल्कुल रेलवे लाइन है ही नहीं, रेलगाड़ियाँ है ही नहीं। तुम्हें मालूम है कि अफ़गानिस्तान में रेलवे नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये शैतानी चरखा तुम्ही को मुबारक हो। तब हमें अफ़गानिस्तान के मुतालिक वो मज़मून याद आया कि जो हमने काबुल जाने से पहले पढ़ा था। लिखा था कि इधर आपने दर्रा खैबर के पार अफ़गानिस्तान की नई सरजमीन में कदम रखा, उधर आप पीछे एक सदी पीछे पहुंच गए। ठीक है, 100 साल का फ़र्क है। पब्लिशों की हद तक तो ठीक है, अफ़गानिस्तान में इस्लाम की कोई मखलूक ही नहीं है। हुकूमत के महकमे और इदारे सरकारी मतबों में किताबें छापते हैं, उनकी भी तादाद पूरे मुल्क में 5 है, ये मारूज़ी हैं। प्राइवेट प्रेस कोई नहीं है। अव्वल तो उन हालात में कोई शख्स कुछ लिखने का हौसला ही नहीं करता। अगर मिर्ज़ा गालिब या फैज़ अहमद फैज़ पैदा हो भी जाए तो अज़रा कानून उसे हुकूमत को अर्ज़ी देनी चाहिए कि बंदे की ये तालीफ़ लतीफ़ जो उसने मतलब कि लिखी है किताब ज़ेवर तबाह, छापने से छाप दी जाए। वो ठोक बजा कर किसी काम में जल्दी नहीं की जाती। देखेंगे कि हाँ कोई मुज़ायका नहीं, हर्ज नहीं है तो हुक्म मिलेगा, अच्छा छापे देते हैं। कागज़, किताबत, तबात के पैसे लाओ और जब छप जाए तो जहाँ जी चाहे जैसे चाहे बेचो। पढ़ने वाला तो कोई है नहीं। मांग का ये हाल है, आगे से पढ़ने वालों का ये हाल है कि कुछ किताबें शायकीन ख़रीद कर ले जाते हैं, कुछ बनी वाले दुकानदार ले जाते हैं, उसमें किशमिश, चिलगोज़े वगैरह डाल कर बेचते हैं। हमारे उन्हीं दोस्त ने फरमाया कि तुम जो कुछ भी कहो, इस निज़ाम में मसलियत यह है कि लोग बेहुदा शायरी और रंगीले नावलों वगैरह से महफूज रहते हैं। अच्छा, रेलवे की कहानी ये मालूम हुई कि शाह अमानुल्लाह ने, ठीक है, ये जो अपने वालिद साहब के बाद उनको बादशाहत मिली थी, अपने ज़माने में दारुल अमान नाम की ताज़ा बस्ती बसाई। वहाँ तक रेलवे लाइन ना कहिए, ट्राली लाइन बिछाई थी। बच्चा सक्का ने उसका तख्त ताज छीना तो पूछा कि ये क्या चीज़ है? चुनाचे फिरंगियों की, ये अंग्रेज़ों की बिद्दत करार देकर एक उखाड़ फेंका। हमने दारुल हुकूमत में उसके उखड़े हुए जंग खोरदा स्लीपर और 2-3 टूटी फूटी बोगियाँ सारे सनादीद के तौर पर एक झोंपड़े के सामने खड़ी पाई, जो एक ज़माने में रेलवे स्टेशन था। बच्चा सक्का वो था जो एक डाकू था, उसने 8 माह हुकूमत की थी। उसने हुकूमत छीनी थी इनसे, शाह अमानुल्लाह, फिर उसे नादिर शाह ने हुकूमत छीन ली थी। दरियाए काबुल जो शहर के बीचों बीच बहता है, हमारे होटल से कोई दूर न था। दरिया लफ्ज़ के इस्तेमाल के लिए हम दरिया सतलुज और दरियाए सिंध, गंगा और जमुना, दरियाए हवांग हू ये चाइना में है, ये दूसरा सबसे बड़ा है, और यंगसी ये पहला सबसे बड़ा दरिया है चाइना का। वहाँ से तहे दिल से माजरत खां हैं। कराची वाले दरिया काबुल की वुसअत का अंदाज़ा करना चाहें तो इस गंदे नाले को देख लें जो ना जाने कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। लेकिन वीमन कॉलेज के पास जो ख़वातीन का कॉलेज है उससे गुज़रता है। फ़र्क इस नाले और दरिया काबुल में ये है कि उस नाले का पानी निस्बतन साफ़ है और इसमें इतनी ज़्यादा बू नहीं आती। पानी की मिकदार भी आजकल तो उसी नाले में ज़्यादा है। हाँ, गर्मियों में सुना है बर्फ़ पिघलती है तो दरियाए काबुल की कुछ नाताकती कुछ दूर हो जाती है। दीवार पर से नीचे झांकें तो दरिया की गरीब नवाजी का नक्शा ये नज़र आता है कि यहाँ एक बुढ़िया कपड़े धो रही है, थोड़ी दूर आगे उसमें बच्चे नहा रहे हैं और आसपास के घर वाले उसमें कूड़ा फेंक रहे हैं। ठीक है, उन्हें कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं उसी दरिया में। टोकरी उठाई और दरिया में झाड़ दी, यही दरिया फिर आगे ये दरिया जो है ना, लोग प्यास बुझाते हैं, ऐसे अपनी तिश्नगी को रफ़ा करते हैं, दूर करते हैं, आगे आगे वाले पानी पी लेते हैं। क्योंकि ये एक नए हिस्से शहर को छोड़कर पुराने शहर में घरों तक पानी के पाइप ले जाने का कोई सिलसिला ही नहीं है। हत्थी वाले और कहीं कहीं दूसरे नलके जो है ना अलबत्ता हैं, जिससे मोहल्ले वाले अपनी बारी से मिट्टी के मटके और झझरें, जो मिट्टी के मटके होते हैं ना, बड़े से झझर उसको कहते हैं, भर ले जाते हैं। इन मटकों में वज़ा कता के ज़र्फ़ हमने जो वो ज़रूफ़ होते हैं, ठीक है, ये मटके वगैरह होते हैं, हमने या तो अजायब घरों में देखे हैं या फिर रुबायात उमर ख़याम की। और रुबायात उमर ख़याम मशहूर रुबाइयाँ हैं लिखने वाला, तो उसमें भी वो हथी लगी हुई होती है ना, तो इस तरह की वो होती हैं। तो तस्वीरों में सुराही इस तरह की होती है, उसमें हथी लगी हुई होती है। तो आपने देखी हैं, उनमें ज़रा बड़े होते हैं, लिहाजा उन्हें सुराहा कह लीजिए।
एक तरफ को पकड़ने के लिए दस्ता भी लगा दीजिए। बेशक अब हुकूमत पानी पाइपों के ज़रिए से घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर रही है, लेकिन फ़िलहाल तो शहर में सक्कों का राज है। सक्का पानी पिलाने वाले को कहते हैं, जो मशक पीछे पानी की मशक जो है ना वो पीछे लेके होता है, चमड़े की होती है और उसमें पानी डाल के देता है। एक सक्का तो कुछ दिन तक मुल्क का बादशाह भी रहा, लेकिन वो कहानी अलग है। तो ये जो है ना दुनिया गोल से लिया गया है और बड़ा ही मज़ा आया है और इनका लिखने का अंदाज़ बड़ा ही खूबसूरत है।